जय हिंद कैडेट्स। मैं सीनियर अंडर ऑफिसर विवेक कुमार स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोग के बीच फिर से एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का क्लास लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने आपको एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पिछले क्लास में कराया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ड्रिल और वेपन ट्रेनिंग का। वो भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जिन कैडेट को पिछले क्लास का वीडियो देखना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊँ आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास भी बी और सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे मैप रीडिंग से, ठीक है। मापक क्या है जानेंगे कैडेट्स। मापक क्या है? किसी मानचित्र पर दो स्थानों के मध्य की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के मध्य की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं, ठीक है। किसी मानचित्र पर दो स्थानों के मध्य की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के मध्य की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित को परिभाषित करें, यानी निम्नलिखित को परिभाषित करना है कंटूर, ठीक है। सब्जेक्टिव में रहेगा आपको 3 नंबर या 5 नंबर का सब कंटूर परिभाषित करें। तो मानचित्र पर भूरे रंग की पतली रेखाएं जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को आपस में मिलाती है कंटूर कहलाती है। सभी कैडेट वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुने, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो कंटूर समझ में आ गया। मानचित्र पर भूरे रंग की पतली रेखाएं जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थान को आपस में मिलाती है कंटूर कहलाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। दबी हुई जमीन, सभी कैडेट ध्यान भी देंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन आपके इंग्लिश में भी रह सकते हैं, ठीक है, बी और सी सेट के एग्जामिनेशन में। तो इंग्लिश हिंदी आप लोग को दोनों ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। दबी हुई जमीन, सामने का वह क्षेत्र जो बीच में दबी हुई जमीन के कारण दिखलाई नहीं पड़ता है उसे दबी हुई जमीन कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। टीला, एक अकेली पहाड़ी जो पहाड़ी क्रम के निकट हो टीला कहलाती है, जिसे नौल भी कहा जाता है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल व ऊंचाई बहुत कम होती है, ठीक है। एक अकेली पहाड़ी जो पहाड़ी क्रम के निकट हो टीला कहलाती है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल ऊंचाई बहुत कम होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। ड्यून, रेत मिट्टी इत्यादि उड़ने से निर्मित टीले को ड्यून कहलाते हैं, ठीक है, ड्यून कहते हैं। समझ में आया? आगे चलते हैं। क्रेस्ट, ठीक है, वह लाइन जो पहाड़ी की श्रेणियों की चोटियों को मिलाती है क्रेस्ट कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? क्रेस्ट कहलाती है। स्पर, मैदानों में आगे की ओर निकला हुआ पर्वतीय भाग स्पर कहलाता है, ठीक है। मैदानों में आगे की ओर निकला हुआ भाग पर्वतीय भाग स्पर कहलाता है। आगे चलते हैं। क्लिफ, क्लिफ, बिल्कुल सीधी चढ़ाई को क्लिफ कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सीधी चढ़ाई को क्लिफ कहते हैं। नक्शे पर इसे दर्शाने के लिए कई कंटूर रेखाएं एक ही स्थान पर मिलाई जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। पहाड़ी, धरातल धरातल का ऊंचा और संकुचित क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है पहाड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? धरातल का ऊंचा और संकुचित क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है पहाड़ी कहलाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। पठार, पहाड़ के ऊपर समतल भूमि को पठार कहते हैं, ठीक है। आगे तरंगमय भूमि, वह जगह जो ऊंची नीची हो तरंगमय भूमि कहलाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। दर्रा तथा डिफाइल, तो दर्रा तथा डिफाइल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाला रास्ता दर्रा कहलाता है, ठीक है। वह रास्ता जो कहीं पर काफ़ी सकरा हो जाता है, जिसमें जवानों को लाइन बनाकर निकलना पड़े, तो ऐसे रास्ते को डिफाइल कहते हैं, ठीक है। समझ गए कैडेट्स? दो पहाड़ी के बीच से गुजरने वाला रास्ता दर्रा कहलाता है। वह रास्ता जो कहीं पर काफ़ी सकरा हो जाता है, जिसमें जवानों को लाइन बनाकर निकलना पड़े, तो
ऐसे रास्ता को डिफाइल कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जलकंदरा, बहुत ही तंग सक्रिय घाटियाँ जिनकी गहराई अधिक और किनारों के ढलान लगभग खड़े होते हैं, जलकंदरा कहलाते हैं या गार्ज कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए आगे चलते हैं। ढलांस, किन्हीं दो स्थानों की आपस की दूरी व उनके बीच के चढ़ाव को ढलांस कहते हैं। ठीक है, दो प्रकार से प्रकट करते हैं ढलांस को, ग्रेडियंट से और ढलांस की डिग्री से। ठीक है, ग्रेडियंट से और ढलांस की डिग्री से। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्विस प्रोटेक्टर क्या है? क्वेश्चन आएगा आपको, सर्विस प्रोटेक्टर को परिभाषित करें। ठीक है, तो सर्विस प्रोटेक्टर हाथी दांत, प्लास्टिक, लकड़ी या पट्टे आदि का बना हुआ आयताकार यंत्र होता है, जो कि नक्शे पर मुख्यतः दिक्मान खींचने व नापने में प्रयोग किया जाता है। यह 6 इंच लंबा व 2 इंच चौड़ा होता है। ठीक है, सर्विस प्रोटेक्टर के बारे में जानेंगे। सर्विस प्रोटेक्टर हाथी दांत, प्लास्टिक, लकड़ी या पट्टे आदि का बना हुआ आयताकार यंत्र होता है, जो कि नक्शे पर मुख्यतः दिक्मान खींचने व नापने में प्रयोग किया जाता है। यह 6 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर दिशा के प्रकार। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर दिशा कितने प्रकार होता है, आप तो बहुत सारे कैडेट्स जो जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं आगे जानेंगे। उत्तर दिशा 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वास्तविक उत्तर, ग्रिड उत्तर और चुंबकीय उत्तर। ठीक है, तो वास्तविक उत्तर के बारे में जानेंगे। जिस ओर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की स्थिति होती है, जिस ओर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की स्थिति होती है, उस दिशा को वास्तविक उत्तर या भौगोलिक उत्तर कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रिड उत्तर, मानचित्र पर प्रदर्शित पूर्वी रेखाएं ऊपर की ओर जिस दिशा में संकेत करती है, उसे ग्रिड उत्तर दिशा कहते हैं। यह दिशा व दर्शक के बीच बनने वाला कोण ग्रिड बेयरिंग कहलाता है। ठीक है, ध्यान देंगे। मानचित्र पर प्रदर्शित पूर्वी रेखाएं ऊपर की ओर जिस दिशा में संकेत करती है, उसे ग्रिड उत्तर दिशा कहते हैं। इस दिशा व दर्शक के बीच बनने वाला कोण ग्रिड बेयरिंग कहलाता है। ठीक है, आगे चलते। चुंबकीय उत्तर, कंपास की सुई जिस दिशा की ओर संकेत करती है, उसे चुंबकीय उत्तर कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपास की सुई जिस दिशा की ओर संकेत करती है, उसे चुंबकीय उत्तर कहते हैं। कैडेट सब भी ध्यान देंगे। आगे का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास, आपको बोला जाएगा प्रिज्मेटिक कंपास क्या है बताइए। ठीक है, तो प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में जानेंगे। यह एक गोल डुबियानुमा यंत्र होता है, जिसकी सुई हमेशा चुंबकीय उत्तर की ओर संकेत करती है। प्रिज्मेटिक कंपास 2 प्रकार के होते हैं, सूखा व तरल। ठीक है, क्या था प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में? यह एक गोल डिबियानुमा यंत्र होता है। यह एक गोल डिबियानुमा यंत्र होता है, जिसकी सुई हमेशा चुंबकीय उत्तर की ओर संकेत करती है, प्रिज्मेटिक कंपास कहलाती है। ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास 2 प्रकार के होते हैं, सूखा व तरल। सेना में मुख्यतः सरल प्रिज्मेटिक कंपास का प्रयोग होता है, जिसका पूरा नाम जानेंगे प्रिज्मेटिक कंपास का, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3A। आपको फुल फॉर्म पूछा जाएगा, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3A। ठीक है, तो प्रिज्मेटिक कंपास के मुख्य भाग के बारे में आपको पूछा जाएगा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्य भाग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मुख्य भाग कौन कौन है जानते हैं। टंग, टंगनोज, ल्यूमिनस स्ट्रिप्स, लुमिनस स्ट्रिप्स, ग्लास विंडो, ग्लास प्रोटेक्टर, हेयर लाइन, लीड, लवर लाइन, साइटिंग स्लॉट, प्रिज्म, प्रिज्म केस, मिड मिड वेन, थंब रिंग, रिंग नॉच, कंपास केस। ठीक है, ये 15 नाम थे। टंग नोज, टंग, लुमिनस स्ट्रिप्स, ग्लास विंडो, ग्लास प्रोटेक्टर, हेयर लाइन, लीड, लवर लाइन, साइटिंग स्लॉट, प्रिज्म, प्रिज्म केस, मिड वेन, थंब रिंग, रिंग नॉच, कंपास केस। ठीक है, ऐसे आपको नॉर्मली 10 याद रखना है। टंग, टंग नोज, ग्लास विंडो, ग्लास प्रोटेक्टर, प्रिज्म, प्रिज्म केस, हेयर लाइन, लवर लाइन, कंपास केस, थंब रिंग, रिंग नॉच। ठीक है, ये नॉर्मली 10 आपको याद रखने हैं, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3A के। ठीक है, आगे चलते हैं।
जानेंगे संकेतिक चिन्ह के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट संकेतिक चिन्ह है, जैसे कि मंदिर, तो मंदिर का चिन्ह आपको नज़र आ रहा होगा, ये सामने में फ्लैग नज़र आ रहा है, एक डब्बा सा बना हुआ, ये मंदिर का सिंबल होता है, ठीक है। आगे मस्जिद, तो मस्जिद का सिंबल आपको नज़र आ रहा होगा। और आप सबके सभी एनसीसी कैडेट के पास एनसीसी बुक होगा, हैंडबुक, उनके हैंडबुक में भी संकेतिक चिन्ह का चैप्टर है मैप रीडिंग में, वो भी वहाँ पे भी आप लोग सब देख सकते हैं, ठीक है। आगे मकबरा, मकबरा का भी चिन्ह यहाँ पे बना हुआ नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। सेम टू सेम जैसे फर्स्ट वाला मंदिर जैसा बना है, बस उसी टाइप में हल्का ऊपर से गोल होता हुआ गोल हो जाएगा, ठीक है, वो मकबरा होता है, ठीक है। आगे चलते गिरजाघर, गिरजाघर का आपका चिन्ह बना हुआ नज़र आ रहा है। किला, किला का आपका चिन्ह नज़र आ रहा है। विश्रामघर, विश्रामघर में कुछ नहीं है, एक बर्फी टाइप का बॉक्स बनाएगा और उसके आगे में RH लिखाएगा, ठीक है, रेस्ट हाउस, ठीक है, RH, ये हो गया विश्रामघर। डाकघर में आपको पता पता चल रहा है लिफाफा की तरह बना हुआ है डाकघर, ठीक है। आगे चलते हैं पैदल सेना, पैदल सेना सेक्शन के लिए प्लाटून के लिए आपको नज़र आ रहा है, बॉस के ऊपर 3 डॉट है, ये प्लाटून को होते हैं। पैदल सेना के लिए आपको इसका यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है। सेक्शन का 1 डॉट होता है सिर्फ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कैडेट्स। मैं पैदल सेना का सिंबल कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, ठीक है। फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फील्ड क्राफ्ट क्या है? फील्ड क्राफ्ट उपलब्ध ज़मीन को सही ढंग से इस्तेमाल करने की एक कला है, जिसमें हम अपने आप को छिपाकर शत्रु पर छुपकर आक्रमण कर सकें, ठीक है। फील्ड क्राफ्ट वह उपलब्ध ज़मीन को सही ढंग से इस्तेमाल करना करना सिखाता है, जो एक कला है जिसमें हम अपने आप को छिपाकर शत्रु पर छिपकर आक्रमण कर सके, ठीक है। इसके अंतर्गत आरे, चाले, ठीक है, कंसीलमेंट, कैमिफ्लेज, फायर एंड मूवमेंट, दूरी का अंदाज करना, टारगेट को चिन्हित करना आदि विषय आते हैं, ठीक है, फील्ड क्राफ्ट के अंतर्गत। जानेंगे आर कितने प्रकार के होते हैं। आर, आर 2 प्रकार के होते हैं, नजरी आर, फायर से आर, ठीक है। नजरी आर वह है कि वो आकृति जो शत्रु की नज़र से बचाती है, नजरी आर कहलाती है, जैसे झाड़ियाँ व वनस्पति या टूटी फूटी जमीन की, ठीक है, टूटी फूटी जमीन का आर, ठीक है। फायर से आर वो आकृतियाँ जो शत्रु के फायर के नज़र से बचाती है, फायर से आर कहलाती है, जैसे दीवार, बड़ा पेड़ इत्यादि, ठीक है। अच्छी आर की विशेषता या महत्व, जहाँ छिपकर दुश्मन के ऊपर निगरानी रखा जा सके एवं आसानी से उसके ऊपर फायर डाला जा सके, ठीक है। दूसरा, जहाँ से शत्रु की निगरानी व फायर से बचा जा सके। तीसरा, जहाँ आगे आसानी से बढ़ा जा सकते या सुगमता से बढ़ा जा सके, ठीक है। जहाँ काफ़ी समय तक आरामदेह स्थिति में रहा जा सके, ये अच्छी आर की विशेषता होती है, ठीक है। 4 पॉइंट थे। आगे चलते कैडेट्स, चालें क्या है? लड़ाई के मैदान में दुश्मन की निगाह से बचने के लिए जवानों को विभिन्न प्रकार की चालों का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो चालों को 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है, जानेंगे। चालें जानेंगे, लड़ाई के मैदान में दुश्मन की निगाह से बचने के लिए जवानों को विभिन्न प्रकार की चालों का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। चाल दो दो प्रकार के होते हैं, 2 भाग, बगैर हथियार की चाल और दूसरा हथियार के साथ चाल। तो जानेंगे बगैर हथियार की चाल में पहला नंबर बंदर की चाल, हाथ व घुटनों के बल चलना होता है। दूसरा चीते की चाल, घुटना व कोहनियों के बल चलना होता है। तीसरा लुढ़कना, चौथा पेट के बल चलना, पांचवा बिल्ली की चाल, छठा बिल्ली के बच्चे की चाल, ठीक है। आगे चलेंगे, हथियार के साथ दूसरा पॉइंट था, उसमें भी 4 पॉइंट है। चीते की चाल, बंदर की चाल, लुढ़कना, साधारण चाल या टहल कर चलना, ठीक है। इसमें बगैर हथियार के ये 6 चालें हैं और हथियार के साथ ये 4 चालें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, छिपाव, ठीक है, जिसे हम कंसीलमेंट भी कहते हैं, ठीक है। छिपाव में जानेंगे,
प्राकृतिक दृश्य या आकृति के पीछे अपने आप को इस प्रकार से छिपाना कि दुश्मन की नज़र व फायर से बच सके, छिपाव कहलाता है। ठीक है। लड़ाई लड़ाई में छिपाव का मुख्य उद्देश्य अचानक छिपकर हमला करना या अपने आप को बचाना होता है। ठीक है कैडेट्स। प्राकृतिक दृश्य या आकृति के पीछे अपने आप को इस प्रकार छिपाना कि दुश्मन की नज़र व फायर से बच सके, छिपाव कहलाता है। लड़ाई में छिपाव का मुख्य उद्देश्य अचानक छिपकर हमला करना व अपने आप को बचाना होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। सेक्शन फॉर्मेशन। सेक्शन फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जितना क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आपको बी और सी सर्कल एग्जाम में 95% क्वेश्चन इसी सभी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक है। आगे जानते हैं सेक्शन फॉर्मेशन के बारे में। जवानों की जमीन की हालत, कार्य, शत्रु के फायर के आने की दिशा, शत्रु के ऊपर की गई अधिकतम फायर डालना, सेक्शन कमांडर का सेक्शन पर ठीक प्रकार से नियंत्रण रखने के लिए सेक्शन को विभिन्न फॉर्मेशन का बनावट अख्तियार करनी पड़ती है। ठीक है। सेक्शन फॉर्मेशन का क्या डिटेल है? जवानों की जमीन की हालत, कार्य, शत्रु के फायर के आने की दिशा, शत्रु के ऊपर की गई अधिकतम फायर डालना, सेक्शन कमांडर का सेक्शन पर ठीक प्रकार से नियंत्रण रखने के लिए सेक्शन को विभिन्न फॉर्मेशन या बनावट अख्तियार करनी पड़ती है। ठीक है। तो जानेंगे सेक्शन फॉर्मेशन को कितने भाग में बांटा गया? 6 भाग में। सिंगल फाइल फॉर्मेशन, फाइल फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन, स्पेयर हेड फॉर्मेशन, एक्सीडेंटल लाइन फॉर्मेशन। ठीक है। आगे जानेंगे प्लाटून कमीशन क्या है। प्लाटून कमीशन में 3 भाग है। वन अप संरचना, 2 अप संरचना, 3 अप संरचना। ठीक है। आगे थे फायर की किस्में। फायर की कितने किस्में? 3। संकेंद्री फायर, फैला हुआ फायर, फायर का क्षेत्र। ठीक है। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चीज़ें कैसे दिखलाई देती है? 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सी में और बी सर्टिफिकेट में। ठीक है। जानते हैं चीज़ें कैसे दिखलाई देती है। तो चीज़ें 6 प्रकार से दिखलाई देती है। ठीक है। आकार, चमक, छाया, सतह, फासला, हरकत। कोई भी चीज़ 6 तरीके से दिखाई देती है। आकार होता है, चमक होता है किसी भी चीज़ में, छाया होता है, सतह होता है, फासला होता है, हरकत होता है। तो सभी का डिफिनेशन जानेंगे। आकार, बहुत सी वस्तुएं अपने विशेष आकार से पहचानी जाती है, विशेष रूप से जब वे अपने आसपास की वस्तुओं से भिन्न होती है। ठीक है। जैसे स्टेनलेस स्टील अपने विशेष गोल आकृति के कारण दूर से ही तुरंत पहचाना जाता है। ठीक है। आगे चमक, चमक किसी वस्तु की हो या मनुष्य के शरीर के किसी अंग की हो, आँख को तुरंत आकर्षित करती है। ठीक है। जैसे कैपलेस की चमक दूर से ही दिखाई देती है। ठीक है। छाया, किसी वस्तु की धूप या पानी में पड़ने वाली छाया की तरफ ध्यान तुरंत आकर्षित होता है, भले ही वस्तु आँख से दिखाई ना दे रही हो। ठीक है। भले ही वस्तु आँख से ना दिखलाई दे रही हो, किसी भी वस्तु की धूप या पानी में पड़ने वाली छाया की तरफ ध्यान तुरंत आकर्षित होती है। ठीक है। आगे चलते हैं। सतह, यदि किसी वस्तु की सतह, रंग व बनावट अपने आसपास से विपरीत हो तो वह सिर्फ सुस्पष्ट होगी होती है। समझ गए? सतह कहलाता है। ठीक है। सतह किसी वस्तु की सतह, रंग व बनावट अपने आसपास से विपरीत हो तो वह सिर्फ सुस्पष्ट, यानी कहने का तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु की सतह, रंग व बनावट से आप पहचान सकते हैं कि वो सतह है क्या है। ठीक है। आगे फासला, प्रकृति में कोई वस्तु निश्चित फासले पर नहीं होती है, अतः जवानों, गाड़ियाँ, तंबू आदि का नियमित फासला अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है। ठीक है। हरकत, कोई भी वस्तु आँखों को उतना शीघ्र आकर्षित नहीं करती है जितना कि हरकत। अच्छी तरह से छिपा हुआ जवान अपने थोड़ी हरकत के कारण सिर्फ पहचाना जाता है। ठीक है। तो आपको हरकत नहीं करना है। ठीक है। कहीं पर भी आप अगर परेड में शामिल हैं या कहीं आप लोग अगर कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के अभ्यास का। ठीक है। आगे चलते हैं। सेक्शन बैटल ड्रिल। ठीक है। सेक्शन बैटल ड्रिल जानते हैं। लड़ाई के मैदान में सेक्शन की निश्चित ड्रिल को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। स्टेज, दुश्मन के फायर आने पर
आने पर कार्रवाई। दूसरा, दुश्मन को चिन्हित करके दुर्बल करना। तीसरा, आक्रमण। चौथा, पुनर्गठन। ये सेक्शन बैटल ड्रिल कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एम्बुज, ठीक है, घात या एम्बुज। ठीक है, तो एम्बुज क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कैरियर ध्यान देंगे। चलते अल्पकालिक, ठीक है, चलते या अल्पकालिक ठहरे दुश्मन पर छिपी हुई जगह से अचानक घात लगाकर हमला करना एम्बुज कहलाता है या घात कहलाता है। चलते या अल्पकालीन ठहरे दुश्मन पर छिपी हुई जगह से अचानक घात लगाकर हमला करना एम्बुज कहलाता है। ठीक है, या घात कहलाता है। घात वह ऑपरेशन है जिसमें आघात करना और दौड़ युक्ति शामिल है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हमको किसी को अचानक हमला करना है तो हम लोग क्या करते हैं, छिपकर उस पर हमला करते हैं। तो वही कहने का तात्पर्य है, चलते या अल्पकालिक ठहरे दुश्मन पर छिपी हुई जगह से अचानक घात लगाकर हमला करना एम्बुज कहलाता है या घात कहलाता है। ठीक है, एम्बुज दो प्रकार होते हैं, मौके का एम्बुज, एक तैयारी का एम्बुज। ठीक है, समझ गए। एम्बुज के मुख्य उद्देश्य निम्न है। ठीक है, दुश्मन को अधिक से अधिक बर्बाद करना एम्बुज का उद्देश्य होता है। दुश्मन से सूचनाएं प्राप्त करना, दुश्मन को तंग करना जिससे उसे रक्षात्मक कार्य हेतु अधिक से अधिक ट्रूप्स लगाने को विवश करना पड़े। ठीक है, विवश होना पड़े, ये एम्बुज के मुख्य उद्देश्य होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दूरी के पहचान का तरीका, यानी दूरी पहचानने का तरीका। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं सी के क्वेश्चन में और बी के क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, ध्यान देंगे। तो इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका, ब्रैकेटिंग विधि, सेक्शन का औसत विधि, रेंज विधि और हॉविंग। ठीक है, आगे जानेंगे। इकाई का तरीका में इसमें कोई सुविधाजनक इकाई लेकर अपने तथा टारगेट के बीच की दूरी का अंदाज करते हैं। ठीक है, दिखाई का तरीका, विभिन्न दूरी पर मनुष्य की शक्ल अलग अलग तरह से दिखाई देती है। जैसे 500 मीटर पर आदमी धुंधला नजर आता है, 400 पर उससे थोड़ा अच्छा लगता है, 300 पे, 200 पे, 100 मीटर पे थोड़ा खुल के दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आ गया कैरेट्स। ब्रैकेटिंग विधि, इसमें अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी का अंदाज करने पर फिर दोनों के औसत ले लेते हैं। ठीक है, ले सकते हैं, इसे ब्रैकेटिंग विधि कहते हैं। सेक्शन या औसत विधि, इसमें प्रत्येक सेक्शन के जवान से दूरी का अंदाज करके नोट किया जाता है, फिर जोड़ में जवानों की संख्या का भाग देकर औसत निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे ते रेंज विधि, तो रेंज से कितना मीटर का रेंज है उससे पता लगाया जा सकता है रेंज विधि से। ठीक है, हॉविंग, इससे पहले किसी वस्तु की आधी दूरी का अंदाज करके उसे दुगना कर देते हैं, इसे हॉविंग विधि कहते हैं। ठीक है, तो इकाई दूरी पहचानने का कितना तरीका, 6 तरीका, इकाई का, दिखाई का, ब्रैकेटिंग विधि, सेक्शन का औसत विधि, रेंज विधि और हॉविंग। ठीक है कैडेट्स, आगे चलते हैं। निशान लगाने के सिद्धांत क्या है, ये आप लोग का ड्रिल से कुछ क्वेश्चन रह गया था जो कि मैं अभी बता रहा हूँ। निशान लगाने के सिद्धांत क्या है, अच्छा निशान लगाने के मुख्य 3 सिद्धांत है। अच्छी मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त, ठीक है, दुरुस्त ट्रिगर का दबाना। ठीक है, आप लोग को जब फायरिंग कराया जाता है तो उसमें अच्छी मजबूत पकड़ चाहिए, दुरुस्त शिस्त चाहिए और दुरुस्त ट्रिगर का दबाना भी चाहिए। ठीक है, सही समय पे ट्रिगर को दबाना। तो फायर पर असर डालने वाली बातें कौन कौन सी है जानेंगे। इसमें 10 पॉइंट मैंने बताया आपको। पहला, हवा, दूरी, रोशनी, मौसम, गुरुत्वाकर्षण, हथियार का जीरो ना होना, बैरल में कटाव, बैरल में तेल का होना, बैनेट लगाकर फायर करना, साइट का ठीक ढंग से लगा होना। ठीक है, समझ गए सभी कैडेट्स। फायर पर असर डालने वाली ये 10 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे शिस्त का फायदा। ठीक है, शिस्त का फायदा क्या होता है बताएंगे। शिस्त का, तो राइफल को मजबूत व देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा शिस्त लेने का तरीका बताए या शिस्त का कायदा क्या होता है। ठीक है, तो राइफल को मजबूत व सीधा पकड़े, अपर्चर के मध्य से टारगेट को देखे और टारगेट का जो वहाँ होता है खांचा अपने दिमाग में बैठाए, 4 साइड टिप के अपर्चर के मध्य में रखकर टिप को पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ एम पर मिलाए
वापस निगाह फोरसाइट टिप पर जमाए, तब फायर शिस्त ले तो उसमें 2 कार्रवाई अमल में लाता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य राइफल को मजबूत और सीधा पकड़े, अपर्चर के मध्य से टारगेट को देखे और टारगेट का खांचा अपने दिमाग में बैठाए। फोर साइड टिप को अपर्चर के मध्य में रखकर टिप को पॉइंट ऑफ एम पर मिलाए, वापस निगाह फोर साइड टिप पर जमाए। ठीक है, जब फायर शिस्त लेता है तो उसमें 2 कार्रवाई अमल में लाया जाता है। ठीक है, पहला साइट एलिमेंट। ठीक है, पहला क्या, साइट एलिमेंट, दूसरा साइट पिक्चर। तो फायर की आंख पर अपर्चर के मध्य में, ठीक है, फोर साइड टिप को एक लाइन में मिलाने की कार्रवाई। ठीक है, दूसरा साइड पिक्चर। साइड पिक्चर में होता है फायर की आंख, बैक साइड अपर्चर, फोर साइड टिप और पॉइंट ऑफ एम तक जो फर्जी लाइन बनती है। ठीक है, इसको साइड पिक्चर बोलते हैं। ठीक है, आप जब भी फायरिंग करते हैं तो आपका शिस्त अगर अच्छा है तभी आपका टारगेट पे सही से निशान लग सकता है। तो सभी कैडेट ध्यान देंगे, मैंने आज की क्लास में आप लोग को बता दिया है वेपन ट्रेनिंग और वेपन ट्रेनिंग। मैंने इससे पहले की क्लास ड्रिल और वेपन ट्रेनिंग का बताया था। आज मैं मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट का क्लास मैंने बताया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी है, सभी कैडेट वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, आज की क्लास मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी कैडेट वीडियो को पूरा देख के समझ जाइए और ध्यान से पढ़िए। मैं इसके नेक्स्ट क्लास का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो सभी कैडेट अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी एनसीसी कैडेट अच्छे ग्रेड से पास हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए कैडेट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊँ आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए कैडेट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय एनसीसी, थैंक यू।